शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम भूगोल वाले हिस्से में वर्ल्ड मैप के साथ में। डेली की तरह ही आज हम सबसे पहले अपने न्यूज़पेपर की शुरुआत वर्ल्ड में एक ऐसी कंट्री के मैप को देखेंगे जो कि आज न्यूज़ में रही है। आज जो न्यू कंट्री का मैप हम देखने वाले हैं वो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये कहाँ पर पड़ता है। ये पड़ता है साउथ ईस्ट एशिया में। साउथ ईस्ट एशिया मतलब एशिया का पूर्वी हिस्सा। और यदि आप नीचे की तरफ में जाते हैं साउथ की तरफ में तो वहाँ पर ये लोकेटेड है। यहाँ पर आपको जो वाइट कलर दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा, ये पूरा वाइट कलर है इंडोनेशिया का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे छोटे छोटे यहाँ पर छोटे और बड़े द्वीप देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद बात आ जाती है कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ में ये स्थल के साथ में बाउंड्री को शेयर करता है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये जो लैंड के मामले में मलेशिया, ठीक है, ऑन द आइसलैंड ऑफ बोर्नियो। बोर्नियो की यदि हम बात करें, बोर्नियो कहाँ पर है? बोर्नियो के साथ में ये किससे अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है? मलेशिया के साथ में बाउंड्री को शेयर करता है। ये देखिए, इसको जब हम थोड़ा सा जूम करते हैं तो ये वाला जो आइसलैंड है वो बोर्नियो है और ये है मलेशिया। मलेशिया के साथ में ये बाउंड्री को शेयर कर रहा है। इसके बाद सेकंड वाली जो इसकी लैंड वाली बॉर्डर है वो पपुआ न्यू गिनी के साथ में शेयर होती है। यदि हम इसके पूर्वी वाले हिस्से की तरफ में जाते हैं सीधे सीधे तो ये देखिए, न्यू गिनी के साथ में पपुआ न्यू गिनी के साथ में ये बॉर्डर को शेयर करता है। और ये वाला कौन सा द्वीप है? ये न्यू गुयाना द्वीप है। ठीक है, यहाँ के जो मेजर आइलैंड हैं वो कौन कौन से हैं? एक है बोर्नियो, ठीक है, इसके अलावा एक है सुमात्रा। ये पहले नंबर का जो आप द्वीप देख रहे हैं मलेशिया के जस्ट नीचे सुमात्रा है। सुमात्रा के नीचे आपको देखने को मिलेगा जावा, और जावा द्वीप में ही लोकेटेड है इंडोनेशिया की कैपिटल जिसका नाम है जकार्ता। यहाँ पर बहुत सारी हमको जल संधियाँ देखने को मिलेंगी, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये मलेशिया और सुमात्रा को आपस में अलग करने का काम करती है। ठीक है, ये देखिए, तो एक हिस्सा ये अलग हो गया और दूसरा हिस्सा ये अलग हो गया। स्ट्रेट ऑफ मलक्का मलेशिया और सुमात्रा को अलग करती है। इसके बाद यदि हम देखें सुमात्रा और जावा को अलग करने वाली स्ट्रेट कौन सी है, तो सेलट सुंडा। कौन अलग करता है? सेलट सुंडा अलग करता है जावा को। फिर आ जाता है एक और मक्कासार स्ट्रेट। ठीक है, तो जो मक्कासार की जलसंधि है वो किसको किसको अलग करती है? एक तो ये बोर्नियो है उसको, और दूसरा है सुलुवेसी जिसको हम सेलेब्स भी बोलते हैं। तो दो द्वीपों को ये अलग करने का काम करती है। अब इसके आगे पीछे ऊपर नीचे यदि हम जाते हैं तो बहुत सागर हमको देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये इंडियन ओशियन में इसकी लोकेशन आ जाती है। और नीचे की तरफ यदि हम जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया पड़ जाता है। ठीक है, इसके अलावा पैसिफिक ओशियन किधर पर पड़ेगा? यदि हम इंडोनेशिया के पूरब की तरफ में जाते हैं तो पड़ेगा पैसिफिक ओशियन। साउथ चाइना सी, इसके अलावा अंडमान सागर है। तो अंडमान सागर यदि आप इसके पश्चिम की तरफ में जाएंगे और नॉर्थ की तरफ में जाएंगे तो ये अंडमान सागर पड़ता है। तो यहाँ पर कुछ जो मेजर चीज़ें हैं, मोटी मोटी चीज़ें हैं, वो हमने इंडोनेशिया से रिलेटेड देख लिया है। तो ये जो मैप है आप इंडोनेशिया का देख रहे हैं, ये एक आइसलैंड नेशन है और ये साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड है। और यहाँ पर हमको 0 डिग्री वाली जो इक्वेटर है, ठीक है, वो भी होकर के गुजरती हुई दिखाई देती। जैसे कि इसको थोड़ा सा हम जब जूम कर रहे हैं तो ये वाली जो 0 डिग्री वाली रेखा है, ठीक है, 0 डिग्री वाली जो भूमध्य रेखा है वो यहाँ से होकर के गुजरती है। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये हो जाता है। तो कौन कौन से आइलैंड से होकर के जा रही है ये? एक तो हम देख रहे हैं सुमात्रा से होकर के गुजर रही हैं,
बोर्नियो से होकर के गुजर रही है, और सुलुवेसी, ठीक है। इसके अलावा ये जो छोटा सा है ना मोरोटाई, यहाँ से भी होकर के ये गुजरती है। मतलब कि इसके जो मेजर मेजर दो तीन यहाँ पर द्वीप हैं उनसे होकर के 0 डिग्री वाली इक्वेटर गुजरती है। यहाँ से आपको साउथ चाइना सी पड़ जाएगा। इसके अलावा पैसिफिक ओशियन हो जाएगा ऊपर की तरफ में। साउथ चाइना सी ये दिखाई दे रहा है ना 0 डिग्री वाली इक्वेटर के ऊपर में, और ये आपका पड़ गया पैसिफिक ओशियन। यहाँ पर हमको लगभग लगभग छोटे बड़े सब मिलाकर के ना 17,000 छोटे मोटे द्वीप देखने को मिल जाते हैं, और ये पड़ता है मलय आर्कीपियोलॉजी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि ये मैरीटाइम बाउंड्री बना रहा है। मैरीटाइम इसकी जो लोकेशन है वो साउथ ईस्ट एशिया में है। एक चीज़ हम और यहाँ पर देख लेते हैं, इसकी जो लैंड की बॉर्डर है ना एकदम छोटी सी है ये, इसको थोड़ा सा हम देख नहीं पाए थे। तिमोर लेस्टे, तिमोर लेस्टे के साथ में भी ये लैंड वाली बॉर्डर को शेयर करता है, ठीक है। और इसकी कैपिटल क्या हो गई? दिल्ली। जैसे अपनी दिल्ली है वैसे ही ये दिल्ली भी है। तो जो तिमोर आइलैंड है यहीं पर तिमोर लेस्टे एक कंट्री है जिसके साथ में ये अपनी लैंड की बॉर्डर को शेयर करता है। वहीं समुद्री सीमा की बात करें तो काफ़ी सारे देशों के साथ में ये समुद्री सीमा को शेयर करता है। लगभग लगभग 8 नेबरिंग इसकी कंट्रीज़ हैं। जैसे कि नीचे की तरफ हम जा रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया पड़ गया, ऊपर की तरफ यदि आप जा रहे हैं तो इंडिया के साथ में ये समुद्री रास्ते से कनेक्टेड है, ठीक है। पलाऊ, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, चाइना। अब चूंकि जो चाइनीज़ टेरिटोरियल क्लेम है वो कहाँ पर है? साउथ चाइना सी में। देयर आर ओवरलैपिंग मैरीटाइम बाउंड्रीज बिटवीन टू नेशंस अराउंड द रियो आइसलैंड। और ऐसी जो चीज़ें रहती हैं वो थोड़ी सी हाईलाइट हो जाती हैं कि यहाँ पर अब चाइना कह रहा है साउथ चाइना सी के ऊपर अपना क्लेम कर रहा है। साउथ चाइना सी के ऊपर टेरिटोरियल क्लेम कर रहा है कौन? चाइना। इसके अलावा जो रियाऊ आइसलैंड है, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर एकदम छोटा सा है, शायद क्लियर नहीं दिख पाएगा मैप में आपको। ये वाला सबसे लास्ट का सिंगापुर के जस्ट नीचे वाला, ये पूरा हो गया साउथ चाइना सी। अब साउथ चाइना सी के ऊपर चाइना जब अपना क्लेम कर रहा है तो इसका जो एरिया है वो ओवरलैप करेगा, ठीक है। ये कहेगा कि हमारा, और चाइना कहेगा कि ये हमारे अंडर में आता है। तो ऐसा यहाँ पर थोड़ा सा ओवरलैपिंग सिस्टम हमको दिखाई देता है। एक फैक्ट हमको और भी देखना है जो कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर से रिलेटेड है, ठीक है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एक प्रकार से सबडक्शन जोन माना जाता है जहाँ पर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की प्लेट, ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आप इसको मान लीजिए, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और पैसिफिक प्लेट, ठीक है, ये पैसिफिक मान लीजिए, दोनों आपस में मूव कर रही हैं, या तो वो किनारे आ रही हैं या तो फिर दूर जा रही, ठीक है। इस प्रकार से जब ये आपस में पास में आती हैं तो यहाँ हमको पर्वतों का निर्माण दिखाई देता है, ठीक है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हो सकता है कि यहाँ पर ज्वालामुखी भी फूट जाए, ठीक है। इसके अलावा समुद्र के अंदर से हमें कुछ सुनामीज देखने को मिल जाती हैं। तो जब यहाँ पर ये प्लेट का जॉइंट है, इसी प्लेट के जॉइंट में ज़्यादातर जो हिस्सा है हमको इंडोनेशिया का वो लोकेटेड है। मतलब इसका जो साउथ और वेस्ट वाला हिस्सा है, दक्षिण और वेस्ट वाला जो सेक्शन है, ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत आ जाता है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर मतलब वो एरिया जहाँ पर हमको ये जो घटनाएं हैं जैसे कि ज्वालामुखी फूट जाना या फिर धरती का धंस जाना, सुनामी आ जाना, इस प्रकार की घटनाएं ज़्यादा घटित होती हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत। तो ये तो हमने देख लिए इसका मैप और इंडोनेशिया से रिलेटेड कुछ कुछ बेसिक जानकारी।
अब हम सीधे चलते हैं न्यूज़ की तरफ और देख लेते हैं न्यूज़ में कौन सी बातें बताई जाती हैं। इंडोनेशिया के जो विडोडो हैं उनका कहना है कि हमें म्यांमार के ऊपर कोई भी री पीस प्लान नज़र नहीं आता है। पीस प्लान में किसी प्रकार की प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, और हम देख रहे हैं कि म्यांमार में क्या चल रहा है। म्यांमार में चुनी हुई जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है, वहाँ पर मिलिट्री राज कर रही है। और जहाँ पर प्रजातंत्र है, जहाँ पर लोकतंत्र है, वहाँ आप अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं, आप प्रधानमंत्री की आलोचना कर सकते हैं, उनसे सवाल पूछ सकते हैं। आपके ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है तो उसकी सुनवाई होगी, पार्टिकुलरली फ्री एंड फेयर तरीके से। ठीक है, न्यायालय आपके पास में, आप न्यायालय का दरवाज़ा खटखट सकते हैं। वहीं जब मिलिट्री का शासन लग जाए, सेना का शासन लग जाए, तो आपके ऊपर किसी प्रकार का उत्पीड़न हो रहा है, राजा सर्वोच्च हो जाता है। राजा को आप चेंज नहीं कर सकते, राजा के बारे में आप कुछ गलत सलत बोल नहीं सकते। ठीक है, तो वहाँ की जनता के ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ तो अत्याचार होता ही होगा, ये तो आप देखते ही चले आ रहे हैं। आसियान इंडोनेशिया 2023 का यहाँ पर आपको लोगो दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है ये जो आसियान की बैठक चल रही इसमें ये मुद्दा उठा हो। तो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैव मेड नो सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस। साउथ ईस्ट एशियन जो नेशंस हैं उन्होंने किसी भी प्रकार की सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस नहीं करी है कि वो इम्प्लीमेंट कर पाते कुछ पीस प्लान। ठीक है, एंडिंग ब्लडशेड इन म्यांमार, म्यांमार में जो जनसंहार चल रहा है उसको रोकने के लिए किसी ने भी कोई प्रयास नहीं किया है, ऐसा कहना है इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो का थर्सडे के दिन। क्योंकि ये जो समिट है इसका एंड चल रहा था उस टाइम में, थर्सडे के दिन ये समिट एंड हो गई है। एस्केलेटिंग वायलेंस इन junta rule Myanmar dominated the meeting of the ASEAN on the island of Flores। इसके बाद हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले पेज की तरफ और देख लेते हैं प्रमुख एडिटोरियल्स को। तो आज लगभग 2 एडिटोरियल्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला जो एडिटोरियल है वो हम देखने वाले हैं इंडिया का जो मल्टी अलाइनमेंट स्टैंड है उसमें क्या क्या समस्याएं हैं, क्या ये ठीक है, कितना ठीक है, और क्या क्या कदम इंडिया को उठाना चाहिए ताकि हर मामले में इंडिया थोड़ा सा आगे आए, लोगों को अलाइनमेंट करे। जैसे अलाइनमेंट करने का पार्टिकुलरली यहाँ पर मतलब ऐसा है, यूक्रेन और रसिया दोनों के बीच में अभी युद्ध चल रहा है, तो यहाँ पर क्या इंडिया अलाइनमेंट कर पाया है यूक्रेन और रसिया को? अलाइनमेंट करने का मतलब ये है कि भाई आपस में इंडिया बातचीत किया, दोनों देशों को समझाया और युद्ध रोकने में कामयाब रहा। ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं अफ़गानिस्तान और तालिबान, ठीक इसी प्रकार से हमने म्यांमार का एग्जाम्पल देखे। तो इंडिया अपने आप को विश्व गुरु बोलता है, तो वो कितना ज़्यादा आगे पहुंच पाया है इन सब मामलों में, इसी के ऊपर ये एडिटोरियल लिखा गया है। अभी हमने हाल ही में देखे हैं कि चाइना रिसेंटली मीडिएटर का काम करेगा, मीडिएशन के लिए कुछ इफोर्ट लगा रहा है ताकि वो रिजॉल्व कर सके यूक्रेन के क्राइसिस को। ठीक है, अब अमेरिका जैसे देश, इसके साथ साथ में यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं हम देख रहे हैं वो कंटिन्यू युद्ध को भड़काने का ही काम कर रहे हैं। कंटिन्यू वो सप्लाई भेजते जा रहे हैं यूक्रेन को कि आप ये लो हमारे हथियार और लड़ते जाओ। इसीलिए तो युद्ध इतना ज़्यादा लंबा चला है, नहीं तो अभी तक युद्ध क्या ख़त्म नहीं हो जाता। कितना सा बड़ा वो कंट्री है और ऐसे कितने उसके पास हथियार हो गए। तो एक रीज़न ये भी रहा है कि जो अमेरिकन जैसी कंट्रीज़ हैं और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं इनके ऊपर चाइना आरोप लगाते जा रहा है कि ये लोग शांति स्थापित करने वाले नहीं हैं, बल्कि ये तो और आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, आग में तेल डालने का काम कर रहे हैं। यहीं से थोड़ा सा स्पॉटलाइट हो जाता है इंडिया की अप्रोच का, कितना कॉन्फ्लिक्ट को इंडिया रिजॉल्व कर पाया है। इसके बाद दूसरी चीज़ हम देख रहे हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का ईस्टवार्ड एक्सपांसन किया गया है, नई नई कंट्री को इसमें शामिल किया जा रहा है।
ठीक है। अभी हाल ही में जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है उसका मीटिंग रखा गया था, उसमें कहा है कि नहीं अब हम अफगानिस्तान को इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के आप नए नए देशों को शामिल करते जा रहे हैं। सॉरी, अफगानिस्तान की बात नहीं करी जा रही, अफगानिस्तान की बात यहाँ पर बाद में आएगी। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जिसको हम नेटो बोल रहे हैं, ठीक है, नेटो में आप नई नई कंट्रीज़ को शामिल करते जा रहे हो। इससे क्या है, यही तो एक रीज़न है रसिया का, ठीक है, रसिया को भड़काने का। इसीलिए हम कह रहे हैं जो अमेरिका है वो बिगेस्ट ऑब्स्टेकल माना जाता है सीज फायर के लिए। ऑब्स्टेकल मतलब सबसे बड़ी बाधा शांति स्थापित करने के लिए। by exploiting the differences among western countries regarding the extent of support to यूक्रेन। दूसरी चीज़ हम देख रहे हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं कंटिन्यू यूक्रेन को सपोर्ट करते जा रही हैं। इसके बाद बीजिंग और मॉस्को के जो रिलेशनशिप हैं वो मजबूत होते जा रहे हैं। एंड इंश्योरिंग सर्वाइवल ऑफ व्लादिमीर पुतिन रिजीम। चाइना चाहता है कि व्लादिमीर पुतिन की जो रिजीम है वो इंश्योर रहे, सर्वाइव करते जाए। चाइना ने काफ़ी प्रभावशाली तरीके से पोजीशन कर लिया है अपने आप को अमेरिकन अप्रोच के अगेंस्ट में, ठीक है। जैसा अमेरिका नहीं चाहता है वैसा ही करते जा रहा है चाइना। दिस इज़ नॉट हाउ इंडिया व्यूज इट्स रोल इन रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट। अब इंडिया की बात आ जाती है कि इंडिया किस प्रकार से प्रयास कर रहा है। तो इंडिया ने काफ़ी व्यापक तरीके से यूज़ किया है कुछ सिंबॉलिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर। डायरेक्टली यूज़ नहीं किए हैं हमने, एक सिंबल के तरीके से यूज़ किए हैं, अपनी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नाउ प्रोजेक्ट्स इंडिया एज मदर ऑफ डेमोक्रेसीज। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने आप को क्या बोलते हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसीज बोलते हैं। एंड एज ए मोरल फोर्स टू इन्फोर्स ग्लोबल पीस। इसके अलावा अपने आप को आप आदर्श मान रहे हैं कि हम जो है शांति कैसे रखना है, शांति कैसे स्थापित करना है, इसके लिए इंडिया एक आदर्श कंट्री है। लेकिन ये चीज़ तभी सफल हो पाएगी जब आप यूक्रेन के युद्ध को रोक पाएंगे या फिर दूसरे देशों में आप डेमोक्रेसी को लेके आ पाएंगे। म्यांमार जैसी कंट्री में जो हो रहा है, क्या उसको आप रोक पाए हैं? नहीं रोक पाए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री जी ने संपर्क किया। शार्प कॉन्ट्रास्ट टू चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग्स फर्स्ट आउटरीच लास्ट मंथ टू यूक्रेन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की सिंस द रशियन इन्वाजन। तो हम देख रहे हैं कि सबसे पहले तो चाइना की तरफ से यूक्रेन से संपर्क किया गया, फिर इंडिया क्या वो पीछे रह जाएगा, उन्होंने कहा कि नहीं हम भी संपर्क करेंगे। तो मिस्टर मोदी ने जेलेंस्की के साथ में कई दौर की बातचीत करी है। अक्टूबर और दिसंबर लास्ट ईयर की बात करें तो नरेंद्र मोदी इन हिज टेलीफोनिक कन्वर्जन विद मिस्टर जेलेंस्की, टेलीफोन के माध्यम से इनकी बात होती है और इंडिया काफ़ी सोल्डरारिटी के साथ में मजबूत तरीके से यूक्रेन के साथ में खड़ा है, ठीक है। इसके अलावा इंडिया चाहता है कि हम एक्सटेंड करें कुछ सपोर्ट को पीस एफर्ट्स लाने के लिए। सोल्डारिटी वर्ड यूज़ किया गया है जिसका मतलब होता है एकजुटता। फिर सितंबर के महीने में क्या होता है यहाँ पर देखिए, मिस्टर मोदी ने सार्वजनिक तौर से कहा था मिस्टर पुतिन को कि आज का जो टाइम है वो युद्ध का टाइम नहीं है, ठीक है। इनडायरेक्टली बोला गया है, डायरेक्टली ये नहीं बोले हैं कि आप युद्ध को रोक दो। इसके अलावा भी हम देखते हैं कि बहुत सारे जो इंटरनेशनल फोरम बना जैसे कि यूनाइटेड नेशंस है, वहाँ पर कई बार बैठकें हुई, बहुत सारी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। जब आलोचना करने की बारी आई रसिया की, उसके ऊपर सैंक्शन लगाने की बारी आई थी, तो उस टाइम में इंडिया वहाँ से गायब रहा था। तो कुल मिलाकर के इंडिया ना तो उधर जा रहा है ना तो इधर जा रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से वो रसिया को कुल मिलाकर के सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि बहुत पुराने रिलेशन रहे हैं हमारे रसिया के साथ में। भारत ने रसिया से तेल भी खरीदना चालू कर दिया। जब तेल खरीदना चालू कर दिया तब यूक्रेन काफ़ी नाराज़ हुआ था और ये अपनी नाराज़गी को उसने जताया भी था कि यदि आपका ऐसे ही ट्रेड चलता रहेगा तो फिर आप कैसे करके युद्ध को रोकेंगे। वाशिंगटन बहुत अच्छी तरीके से, अमेरिका अच्छी तरीके से इम्पोर्टेंस समझता है इंडिया की,
इंडिया का कंटिन्यूस इंगेजमेंट विद यूक्रेन, because that is an important way of bringing New Delhi's response to Ukraine war into alignment with its own. अमेरिका इंडिया के रोल को बहुत अच्छी तरह से समझता है, क्योंकि भारत टर्की से भी अच्छा रिलेशन, यूक्रेन से भी अच्छा रिलेशन है और रशिया से भी उसके अच्छे रिलेशन। दोनों को एकजुट करना है तो भारत से यदि वो बात करेगा तो ये काम बन सकता है। इसके अलावा वो चाइना से बात करेगा तो बात काम नहीं बनने वाला है उसका। अब अमेरिका भी चाह रहा है, चाइना भी चाह रहा है, लेकिन इस रेस में कौन आगे निकलेगा वो जीत जाएगा। तो ज़्यादातर जो यहाँ संभावना लग रही है वो चाइना की ही लग रही है। तो यही सब बताया जा रहा है कि दुनिया कैसी नज़रों से भारत को देखी। जब भारत ने रूस की आलोचना करने की बारी आई, तब दुनिया ने कैसी नज़रों से देखी इंडिया को। Regular Modi-Zelensky interaction may be seen as underscoring India's rising stature and recognition of its unique position in the emerging global order. यदि मोदी और जेलेंस्की की बात आपस में बार बार हो रही है, इसका मतलब ये है इंडिया वर्ल्ड लेवल पर अपनी पोजीशन को ऊपर उभार रहा है। इसके अलावा रिकॉग्निशन मिल रही है, मान्यता मिल रही है अपने आप की जो यूनिक पोजीशन है, ठीक है। ग्लोबल ऑर्डर में भी भारत थोड़ा सा उभर कर के सामने आ रहा है, तो इसकी पोजीशन यहाँ पर दिखाई देती है। वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से क्रिटिसाइज़ किया गया था इंडिया के कमिटमेंट को। एनर्जी इंपोर्ट करते जा रहे हो आप कंटिन्यू रसिया से, एंड एक्सपोर्ट करते जा रहे हो एक्सेस रिफाइंड रशियन फ्यूल को टू यूरोपियन मार्केट। इंडिया क्या काम कर रहा है, रसिया से कच्चा तेल खरीदते जा रहा है, और जब मेरे पास में कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल बच गया रिफाइनरीज का ही, तो मैं उसको क्या काम कर रहा हूँ, मैं उसको वापस से यूरोपियन कंट्रीज़ को अपना माल बेच दे रहा हूँ। तो ये इस चीज़ का क्रिटिसिज्म किया जाता है यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा। अभी हाल ही में यूक्रेन के जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर एमिने झाप्रोवास है, वो विज़िट करे थे न्यू दिल्ली में, ठीक है। इन्होंने ट्वीट के माध्यम से कुछ रिपोर्ट किया था। इंडिया अपने आप को विश्व गुरु बनाना चाहता है, विश्व का टीचर बनना चाहता है, आर्बिटर बनना चाहता है, ठीक। हमारे केस के मामले में आप अपने आप को कह रहे हो कि हम एक मध्यस्थ कंट्री बनाना चाहते हैं, ठीक है। मध्यस्थ कंट्री हम किसको बोलेंगे, जैसे कि अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यूक्रेन और रसिया के बीच में, तो बीच में यहाँ पर इंडिया आकर के दोनों को यदि मिला दे रहा है तो वो आर्बिटर का काम करेगा। एक तो आप अपने आप को विश्व गुरु कह रहे हैं, दूसरा आप कह रहे हैं कि नहीं हम हर मामले में बीच में जाएंगे, मध्यस्थता करा देंगे। तो फिर आप इतना पीछे क्यों हट गए हैं। तो यूक्रेन को सपोर्ट यदि आप कर रहे हो, यही आपके लिए एक असली विश्व गुरु बनने का मौका है। इसका मतलब हिंट ये है कि विश्व गुरु की जो इमेज है, दैट गवर्नमेंट सीक्स फॉर कंट्री विल रिमेन imperfect if India refuse to take a strong moral position on Russia's violation of Ukraine sovereignty. यूक्रेन की सोवर्निटी के ऊपर यदि आप चाह रहे हो कि रसिया एकदम ख़त्म ही कर दे यूक्रेन को, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये बिल्कुल भी पीस वाली बात नहीं होगी, और ना ही विश्व गुरु इसको शोभा देने वाला है। आगे की कुछ रिमार्क्स बताए जाते हैं जो कि मोहन भागवत के द्वारा बोले गए हैं, ठीक है। मोहन भागवत के द्वारा हाल ही में जो टिप्पणियां की गई थी रसिया के ऊपर, रसिया और यूक्रेन का वार चल रहा था उसके ऊपर, तो उसमें भी यही बताया जाता है, आप अपने आप को यदि विश्व गुरु बनाना चाहते हैं तो इंडिया को क्या काम करना चाहिए। इंडिया को काम करना चाहिए कि वो जो रसिया है उसके आक्रमण को रोके, उसको कम करें। इस प्रकार का जो आक्रमण होना ही नहीं चाहिए था, यदि इंडिया अपने आप को विश्व गुरु मानता है तो। इसके बाद बात करी जाती है कि हमारे पास में हार्ड पावर की बिल्कुल कमी है।
इंडिया लैक्स हार्ड पावर हैज सीन एक्नोलॉज्ड बाय द मोहन भागवत, और ये चीज़ एक्सेप्ट करी गई है किसके द्वारा? मोहन भागवत के द्वारा। उनका कहना है यदि इंडिया इतना ज़्यादा पावरफुल रहता तो उसने अभी तक यूक्रेन के युद्ध को रोक दिया होता। रसिया ने अटैक किया था यूक्रेन के ऊपर, इट इज़ बीइंग अपोज्ड, ठीक है, इसका विरोध होना चाहिए, बट नोबडी इज़ रेडी, इस काम के लिए कोई भी तैयार नहीं है कि वहाँ पर रसिया को रोक सकें, क्योंकि रसिया अपने आप में बहुत बड़ी पावर है और दूसरे लोगों के लिए एक प्रकार से खतरा है। यदि इंडिया के पास में इस प्रकार की पावर होती ना, तो देन सच एन इंसिडेंट वुड नॉट हैव कम बिफोर द वर्ल्ड, ऐसी वर्ष विश्व में कोई घटना ही नहीं होती, मतलब इंडिया के पास में ऐसी कोई पावर नहीं है।